हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वीडियो लेक्चर्स ऑफ सीके कोचिंग। टुडे इन दिस पार्ट ऑफ अ वीडियो हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको राइटिंग द केमिकल फार्मूला के बारे में बताया था एंड आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा है और उसमें अटैच पीडीएफ को लर्न भी करा है। नाउ लेट्स जस्ट मूव एंड कंटिन्यू विद द बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 विच विल हेल्प अस टू ग्रैब द कंसेप्ट ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th एंड ऑल्सो मेक दिस चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग। सॉरी, आज के इस पार्ट में मैंने लिया है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अ केमिकल बॉन्ड्स। हम बहुत तरीके के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं और हमें ये समझ नहीं आता कि कौन सा कंपाउंड आयनिक है कौन सा कोवलेंट है, या फिर कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो कैसे बनते हैं, या फिर आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उस बॉन्ड का मतलब क्या है। तो बेसिकली मैंने एक डेफिनेशन लिखा है इन जनरल कि व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। सो आप पढ़ोगे कि केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स किनके बीच में हो सकता है? दो एटम्स के बीच में, या दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो आयंस के बीच में, या फिर कॉम्बिनेशन। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में बताया था, उसके बारे में है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। So what basically, if I want to reduce this definition in a one short definition, then chemical bond are nothing but attractive forces which will attract between two atoms, two ions, या फिर ions are basically charged particles या combination of ions, molecules या atoms. Now the question arises कि ये chemical bonds बनते ही क्यों है? Why do atoms forms a molecule, या फिर molecules form a compound and compounds form a matter? क्योंकि ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड का पार्टिकल जो है वो एटॉमिक लेवल पे देखोगे तो वो एटम्स के फॉर्म में क्यों नहीं रहता? व्हाई डू दे नीड टू कंबाइन? द क्वेश्चन इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत कंसेप्चुअल है कि एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनको कंबाइन करना होगा। एग्जिस्ट नहीं कर सकते कि मतलब आप बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ते हो। बोर्स एटॉमिक मॉडल में आपको बताया जाता है स्टेबिलिटी के बारे में। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं। उन सब की छोटी छोटी डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, सो ध्यान से देखिए। एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक एटम लेता हूँ, किस एलिमेंट का? सोडियम का लेता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक सोडियम है, सोडियम का सिंबल होता है Na। इसको समझने के लिए इसकी प्रॉपर्टी, इसकी जात, जो हम बोलते हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स, कि ये कौन से रिलीजन का है, क्योंकि एलिमेंट्स में तो हम ह्यूमंस की तरह रिलीजन्स नहीं होते। इनके पास या तो वो मेटल यानी पॉजिटिव आयंस होते हैं बनाएंगे, या नेगेटिव आयंस बनाएंगे, या फिर मेटलॉइड्स हो सकते हैं, या फिर बिल्कुल अलग नोबल गैसेस जो कि बेसिकली महात्मा होते हैं इनके वर्ल्ड में। महात्मा यानी इनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, इनको ये ऑलरेडी स्टेबल्स होते हैं और इनको देख के बाकी एलिमेंट्स इनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, यानी इसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारे पास लिस्ट होती है, ग्रुप नंबर 18 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह दी गई है। हीलियम, नियन, क्रिप्टन। हीलियम, नियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन होता है। उन दो को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि क्लास 11th एंड 12 में चाहिए होगा। अभी क्लास 10 तक आपको क्रिप्टन भी नहीं चाहिए होगा, इनफैक्ट आर्गन तक आके आप रुक जाओगे तो भी चलेगा। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। एटॉमिक नंबर इसका 2 ही होता है। अगर मैं एटॉमिक नंबर Z की बात करूँ तो एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ मैं, इसका होता है 2, 10 और इसका होता है 18। सो एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो कि 2n² रूल होता है, जो कि इसके केस में मैं बताऊँगा। अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो इसके पास प्रेजेंट है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर विच इज़ डिनोटेड बाई Z इज इक्वल्स टू 11। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम को हम लिखते हैं, जैसे आपको अगर याद होगा तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में बोला था कि 4 सब सेल्स होते हैं हमारे पास, K शेल, K, L, M and N शेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि K शेल में हो सकता है वो 2 होता है बाय 2n² रूल। n मतलब नंबर ऑफ शेल, ये 1 है तो 2 1s का स्क्वायर 2। इसमें मैक्सिमम हो सकता है हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। फिर हमारे पास थर्ड शेल में, शेल नंबर बोल रहा हूँ मैं, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। 2n² रूल में हम n की जगह पे इसको बिठाएंगे। मैं इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सिखा रहा हूँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो L शेल में अकोमोडेट कर सकता है कोई भी एटम, वो 8 है। 3 में करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, मैक्सिमम ये अकोमोडेट कर पाएगा। फोर्थ में 4 4 16,
4 4 16, 16 and 2 32। सो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम्स के 4 शेल्स में अकोमोडेट हो सकते हैं। ऑल्दो क्लास 11th में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा सेल के अंदर सब सेल्स भी होते हैं S P D F, और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस रूल से पढ़ते हैं। ऑफ बाउ रूल पढ़ेंगे, पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बहुत कुछ कंसेप्चुअल आएगा। बट फॉर अ टाइम बिंग हम एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम तक रुकेंगे, और यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको लिखना आता है, उसकी वैलेंसी लिखनी आती है, तो वी आर डन विद द केमिस्ट्री पार्ट, बेसिक कंसेप्ट। कमिंग बैक, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारे पास इस रूल से। 11 है तो 11 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले K शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जा पाएगा, फिर इसके पास L शेल आएगा, कितने बचे 11 माइनस इसमें 8 आएगा, और KL और M शेल में हमारे पास 1 आएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर 9 बचे तो 9 के 9 इधर क्यों नहीं डाल दिए? एक रूल होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को ही डाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसमें 9 लिखा होता, अगर मैं 2,9 लिखा होता तो वो उस रूल को वायलेट करता, इसलिए हम इसमें 9 नहीं लिखेंगे। 9 लिख सकते थे, अकोमोडेट बिल्कुल कर सकता था, क्योंकि सेकंड शेल में देखो मैक्सिमम 8 जा सकता था, एक ये भी रीज़न है। दूसरे वाले में अगर आप देखोगे, इस केस में वैसे 8 ही जा सकता था। अगर दूसरे वाले में देखोगे, अगर मेरे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स होते, एटॉमिक नंबर 20 होता, तो मैं उस रूल को वायलेट नहीं करता। यानी हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में इतना ही डाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में M शेल लेट्स से एक लास्ट सेल है, तो मैक्सिमम हम इसमें 8 ही बिठा सकते हैं। 8 से ज़्यादा होते हैं हम दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करेंगे। एनीवेज, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में, जैसे M इज द आउटरमोस्ट शेल, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो कि एक एटम अपने आप से ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है। डोनेशन वैसे एक रॉन्ग वर्ड है, इससे पावरफुल कोई एटम के बगल में रख दोगे तो वो इसे खींच लेता है, तो ये इतनी एनर्जी देगा कि इससे ये इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। या फिर इसकी टेंडेंसी होगी, ये क्योंकि एक मेटल है तो ये टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करे और खुद पॉजिटिव आयन बना ले। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की। अब सोडियम को स्टेबल होना है, क्योंकि किसी भी एटम्स के आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। या तो 8 हो, जिसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं, या डुप्लेट रूल बोलते हैं, या तो 2 हो। इसके पास ऑप्शन नहीं है। इसने देखा कि मेरे पास ये लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं अगर इसको लूज कर देता हूँ तो मैं कुछ ऐसा दिखूंगा, सोडियम कुछ ऐसा दिखेगा 2,8। और ये इसके देखने का मतलब ये है कि ये इंटेंशनली चाहता है 2,8 रखना, क्योंकि इसको इसके जैसे कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियन के पास 2,8 यानी एटॉमिक नंबर 10 है, नेचुरली इसके पास 10 है, बिना किसी को डोनेट करे, बिना किसी से एक्सेप्ट करे, तो ये स्टेबल है, यानी ये किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। सो नियॉन के पास 2,8 है, तो इसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। अब जैसे इसने ये लूज करा, तो जितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा या जितना ये गेन कर सकता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो वैलेंस सेल या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो वो कोई भी एटम लूज करता है, और वही उसकी वैलेंसी भी कहलाती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसने जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसके पास एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन यानी एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करेगा, तो इसलिए ये बनाएगा Na+ कैटायन, सोडियम प्लस कैटायन या सोडियम कैटायन बनाएगा। जैसे ही इसने आयन बनाया, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या किसी को छोड़ दिया, ये कहाँ गया? नेचुरली अगर इसने किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। तो नॉर्मली ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चलते चलते लूज नहीं कर देता। अगर इसे कंपाउंड बनाना है तो ये पहले ढूंढेगा ऐसे एलिमेंट को जो कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट जो कर रहा है ये, वो उसको एक्सेप्ट कर ले। जैसे इसके केस में होता है क्लोरीन, जैसे इसके केस में होता है हमारे पास क्लोरीन, जैसे इसके केस में होगा हमारे पास क्लोरीन जिसका सिंबल होता है Cl, एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास क्लोरीन का 17। अगर मैं EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं 2,8,7,
2,8,7, 2, 8, 10 और 7, 17, इस तरीके से 17 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी वैलेंसी 7 नहीं होती है। इस केस में 4 से ज़्यादा, 4 से आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होती है, तो हम 8 से माइनस करते हैं। तो अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूं, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कितना इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, वो होगा 8 - 7 विच इज़ 1। सिंपल। तो इसकी वैलेंसी यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, इसकी वैलेंसी यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी सोडियम की 1 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे ही इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 288, जो कि इसके नियरेस्ट कन्फिग्रेशन के बराबर है, विच इज आर्गन 288। तो जो सोडियम है वो नियॉन यानी उसके नियरेस्ट कन्फिग्रेशन को अटेन करने की कोशिश करता है। क्लोरीन है वो आर्गन यानी इसके नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने की कोशिश करेगा। दोनों को ही स्टेबल होना है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते नेचर में, क्योंकि स्टेबल होंगे तभी कंपाउंड बनाएंगे। मेरे हाथ में मार्कर है, इसमें जो भी कंपाउंड्स है वो स्टेबल है। अगर ये स्टेबल नहीं होते तो ये तो 1 सेकंड के अंदर गायब हो जाता, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। सो ये है बेसिक कंसेप्ट, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। अब इन दोनों को कंबाइन करना है और ये सबसे स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, जो कि हम खाने में यूज करते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बता रहा हूं मैं। तो ये जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और उस टाइप के बॉन्ड जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। सो लेट्स जस्ट सी कि आयनिक बॉन्ड इन सोडियम एंड क्लोरीन बनता कैसे है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझा है। अब मैं बात करूंगा कि NaCl जो कि एक आयनिक कंपाउंड है वो अपने अंदर बॉन्ड कैसे बनाता है। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम को, Na। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बता देता हूँ 2,8,1। फिर हम बना रहे हैं क्लोरीन 2,8,7। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास 3 शेल है, 1 शेल, 2 शेल और 3 शेल, प्लस ये कंबाइन करेगा क्लोरीन के साथ 1 शेल, 2 शेल और ये 3 शेल। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इस तरीके से डायग्रामेटिक वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मैं डॉट स्ट्रक्चर से दिखा रहा हूँ। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसका वैलेंसी सेल है। इसके बाद हमारे पास आता है क्लोरीन के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आखिरी में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, क्योंकि इसको आर्गन के जैसा बनना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 8 और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको बनना है नियॉन की तरह 2,8। तो ये क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और ये है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों फिर उसके बाद कंबाइन करेंगे। कंबाइन क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करा ये Na+ बनाएगा, जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा Cl- का क्लस्टर बनाएगा। और सिंस यहाँ पे एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यानी सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनाया है, जो कि एक क्लस्टर ऑफ चार्ज के फॉर्म में होता है। ये तो मैंने एक एटम के बारे में बताया, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl है। वैसे पूरा कंपाउंड बनाने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में ये एग्रीगेट होता है Na+ एंड Cl- आयन का। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इसीलिए जो कंपाउंड जो ये है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड नंबर 1, आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक bonds are the bonds which are formed by the ionic compound because of the transfer of electron. इसने अपना ट्रांसफर करा, इस तरीके से आयनिक कंपाउंड बनाता है. आयनिक कंपाउंड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सुनते चलिए, देखते रहिए. Ionic compound basically are formed because of the forces of electrostatic forces of attraction. These are very strong. Second thing, ionic compounds have very high melting and boiling point. क्योंकि ये बॉन्ड अगर मुझे तोड़ना है, NaNCl को अलग करना है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट देने की ज़रूरत है. इसकी वजह से इसकी मेल्टिंग होने का टेम्परेचर और बॉयल होने का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, इसलिए हम बोलते हैं इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सेकेंड थिंग इज, अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है. एक्सपेरिमेंटली अगर आप पानी में नमक को घोलो तो वो घुल जाएगा. बट जो सॉल्वेंट होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, उनके पास खुद का एक अपना पोलर बॉन्ड होता है, जैसे प्लस या माइनस, तो उसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट होता है, तो वो उसमें नहीं घुलते हैं. इफ़ यू टेक अ बेंजीन और एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, उसमें नमक को घोलने की कोशिश करोगे तो इट विल नॉट डिजॉल्व. दिस इज अ सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टेन एंड एक्वस फॉर्म. यानी NaCl को अगर आप वाटर के साथ करोगे, डिजॉल्व करोगे, तो ये Na प्लस Cl माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा. तो इसके पास डिसोसिएट होने की कैपेसिटी है, इस वजह से ये Na प्लस एंड Cl माइनस यानी चार्ज पार्टिकल रिलीज करेगा. एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के लिए हमें चार्ज पार्टिकल ही चाहिए होगा. फिजिक्स में हम इसको ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इसको प्रोटॉन बोलते हैं. तो यानी आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. व्हाई डू एटम्स कंबाइन? बिकॉज दे वांट टू गेट स्टेबल. व्हाई डू दे वांट टू गेट स्टेबल? बिकॉज दे वांट टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टू गेट स्टेबल. एंड स्टेबल होने के चक्कर में नियॉन गैसेस, जो नोबल गैसेस होते हैं, वो कंपाउंड नहीं बनाते बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, राइट. बट बाकी के एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं. इसी तरीके से क्या हर एक एलिमेंट इस तरीके से आयनिक कंपाउंड बनाता है? आंसर इज नो. एक दूसरा रास्ता होता है, जैसे कि हम बात करते हैं बहुत यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की. अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन होता है ग्रुप नंबर 14 में, सबसे ग्रुप नंबर 14 में रिसाइड करता है. इसकी अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो वो होती है 6. अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये होता है 2,4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है. अब इसके पास ऑप्शन क्या है? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करे, या तो ये बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे. 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे. कार्बन की अगर यूनिक प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्बन इन इस कंपाउंड या फिर इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, तो ये पूरा अपना साम्राज्य कैसे बना लिया इसने कार्बन ने, क्योंकि इसकी एक यूनिक एबिलिटी होती है. बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे कार्बन इस कंपाउंड में, बट अभी सिंस मैं केमिकल बॉन्डिंग का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो मैंने इसको लिया है. 2,6 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसके पास 2 रास्ते हैं टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ 2,8. आइदर टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन, जिसके बाद इसके पास 2,8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसके पास 6 ही है. नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी को खतरा है, तो ये नहीं कर सकता. तो इसके पास दूसरा ऑप्शन ये आया कि चल ठीक है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है इसको लूज कर दे, तेरे पास हीलियम की तरह कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. बट वो भी नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर इसने ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करा तो सबसे पहली बात तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए, कहाँ लेके घूमेगा ये. और दूसरी बात ये अगेन इसकी स्टेबिलिटी को खतरा है. अगर इसने लूज कर दिया तो इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे. 2, इसके पास प्रोटॉन कितने? 2. इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? 2. बट प्रोटॉन तो इसने लूज नहीं करा. इस केस में प्रोटॉन 6 रहेगा. प्रोटॉन 6 रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन 6 रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 हो जाएंगे. अगेन मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो दोनों ही केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ आयोनिक कंपाउंड. नॉट पॉसिबल टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, यानी ये आयंस नहीं बनाएगा. आपने कभी भी Ca+4 और C-4 आयन नहीं पढ़ा होगा. क्यों नहीं पढ़ा होगा? क्योंकि ये वाला रीज़न है इसका. तो करे क्या? हमने तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड पढ़े. मार्कर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पॉलीईथीन, सारा तो कंपाउंड कार्बन का ही है. व्हाइट बोर्ड, वुड इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन. हर एक चीज़ कार्बन की है. तो इतना सारा कंपाउंड बनाता कैसे है? बिकॉज कार्बन फॉर्म्स
कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्डिंग में 2-3 तरीके के बॉन्ड होते हैं वैसे। हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है जो कि इस क्लास के सिलेबस में नहीं है, 11th एंड 12th में अलग से पढ़ लोगे आप। मैं बात करूंगा आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है मैंने अभी बताया। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड कैसे होता है कि इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करे, ट्रांसफर करे और दूसरे को दे दे, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को दे दे और दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करे। कोवैलेंट बॉन्ड में देयर इज नॉट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं CH4 मॉलिक्यूल की, जो कि है मीथेन मॉलिक्यूल, METHANE, मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन के केस में क्या होता है कि कार्बन बीच में बैठा रहता है, ये हमारा कार्बन। इसकी अगर मैं वैलेंसी शेल में बात करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, तो मैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन को यहां दिखा देता हूं। अब इसने बॉन्ड किसके साथ बनाया है? 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर होती है 1, यानी उसकी वैलेंसी होती है 1। तो ये करेगा क्या? इस हाइड्रोजन को बोलेगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर कर। ओके, इससे मुझे क्या मिलेगा? मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुझे शेयर करूंगा। सिमिलरली दूसरे हाइड्रोजन के पास गया, इसने भी शेयर कराया। फिर तीसरे हाइड्रोजन के पास गया, इसने भी शेयर कराया। फिर चौथे हाइड्रोजन के पास गया, इसके भी साथ भी शेयर कराया। तो यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन का आयन नहीं बनाया, कार्बन ने भी आयन नहीं बनाया, बट आपस में उन लोगों ने क्या करा? शेयरिंग करा अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? जितनी किसी भी एटम की वैलेंसी होती है, जितनी किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 थी, तो इसके पास कैपेसिटी थी या तो चारों एक साथ किसी के साथ शेयर करे या अलग अलग एक एक वैलेंसी के साथ शेयर करे। किसी की वैलेंसी 2 हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये क्या करता है? कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेता है। अभी मैं उसके स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्बोनिल्स कंपाउंड में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये वाला एरिया जो है वो दिखाता है हमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लीज नोट, मैंने पेयर लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये बनाएगा सिंगल बॉन्ड। 1 पेयर होगा तो वो बनाएगा सिंगल बॉन्ड। अगर 2 पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में तो डबल बॉन्ड। अगर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बनता है ट्रिपल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का कंसेप्ट आएगा क्लास 11th में, बहुत इंटरेस्टिंग, वहाँ समझ लेना और डिटेल में। अभी सिर्फ ये याद रखो कि अगर 2 एटम्स आपस में एक पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं बात करूं CH4 मॉलिक्यूल की, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो डंडी है ये रिप्रेजेंट कर रही है कोवैलेंट बॉन्ड को। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड। अगर वहां दिखाई नहीं दे रहा, आई एम रीड्रॉइंग दिस। CH4 मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं HHH, यानी ये सारी जो स्टिक्स हम यूज करते हैं ये हमारा पास कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या डिफरेंस है आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड में? आयनिक बॉन्ड कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड माना गया है एज कम्पेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड जनरली नंबर 1 आयंस नहीं बनते, तो इनको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है। यानी ग्लूकोज जो आप पढ़ते हो C6H12O6, ये बेसिकली एक कोवैलेंट कंपाउंड है। कभी भी ग्लूकोज आयन नाम नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी ग्लूकोज को घोल के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता। बट NaCl, सिंस इट इज बीइंग अ ionic compound, it can conduct electricity because it forms ions when it dissociate either in aqueous form or in a molten state. Coming back, ये कंपैरिजन हो गया। दूसरा, अगर मैं बात करूं कोवैलेंट बॉन्ड की, तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है बिटवीन द एटम्स, ये काफ़ी वीक बॉन्ड माना गया है। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड काफ़ी कम होता है, इजीली ब्रेकेबल होता है। अगर देखा होगा, एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, कोवैलेंट कंपाउंड है, उसको खुले में छोड़ दो तो वो क्या करेगा? वेपराइज इजीली हो जाता है। उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी वेपराइज हो जाता है। अल्कोहल हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, थोड़ी सी हीट दोगे तो आग लगने का खतरा होता है। बाकी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत हीट होते हैं, उनको बहुत देर तक हीट करना होता है ताकि वो मेल्ट हो जाए या फिर वेपराइजेशन प्रोसेस चालू हो। तीसरी बात ये है कि आयनिक कंपाउंड एज कम्पेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड स्ट्रॉन्गर माने गए हैं। इसमें कोई भी आयन फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये था बेसिक फंडा ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड और वाई डू दे फॉर्म आयंस?
अगर आयनिक कंपाउंड आयंस बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, आई गेस इट इज़ नाउ क्लियर, क्योंकि उनको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि यस सोडियम सेज मेरे ऊपर प्लस चार्ज है, आई एम रेडी टू डोनेट, और क्लोरीन कहता है ओके आई एम ऑल्सो रेडी टू एक्सेप्ट, एंड दे फॉर्म अ बॉन्ड NaCl। NaCl तो एक बेसिक एग्जाम्पल था। मैग्नीशियम क्लोराइड, जितने भी सॉल्ट्स हम पढ़ेंगे या पढ़ते आ रहे हैं वो सब एक आयनिक कंपाउंड है। फिर कोवलेंट कंपाउंड जैसे CH4 मीथेन, जितने भी कार्बन एनिस कंपाउंड हम पढ़ते हैं, बीट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, या फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, N2, H2, ये सारे कोवलेंट कंपाउंड है। आई होप इस पार्ट ऑफ अ वीडियो में मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट जो लिया था पार्ट 2 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, आई वॉज एबल टू क्लेरिफाई। आपको अगर किसी भी टॉपिक में इन फ्यूचर डाउट आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग।